अगली सुबह रुचि की नींद खुलती है तो वो खुद को रोद की बाहों में पाती है। रोद इस वक्त रुचि को ही देख रहा था। रोद को देखकर रुचि के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, ऐसे ऐसे गुड मॉर्निंग विश नहीं करते। तो रुचि ने मासूमियत से पूछा, तो कैसे करते हैं? मैं तो हमेशा सबको ऐसे ही विश करती हूँ। तो रोद ने कहा, हाँ, सबको ऐसे गुड मॉर्निंग विश कर सकती हो, लेकिन पति को ऐसे विश नहीं करते। तो रुचि ने कहा, तो फिर कैसे करते हैं? रुचि की बात सुनकर रोद ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे। और फिर वो रुचि के होठों पर अपने होंठ पर रख देता है। 5 मिनट बाद रोद ने रुचि को देखते हुए कहा, पति को ऐसे विश करते हैं और आज से तुम मुझे ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश करोगी। अच्छा चलो उठ जाओ और रेडी हो जाओ। रोद की बात सुनकर रुचि बेड से खड़े होकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। वहीं रोद उठकर बालकनी में चला जाता है। आधे घंटे बाद रुचि रेडी होकर आती है और फिर वह नीचे चली जाती है। रोद भी वॉशरूम में रेडी होने चला जाता है। वहीं नीचे शिल्पी जी फंक्शन की तैयारियों में लगी हुई थी कि तभी दरवाजे से किसी ने शिल्पी जी से कहा, कैसी हो शिल्पी? लगता है तुम तो हमें भूल ही गई। तो शिल्पी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक 45 साल की औरत खड़ी थी। उसके साथ एक लड़का, 2 लड़कियां भी थीं। शिल्पी जी ने उस औरत को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रही हैं दीदी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आइए ना अंदर आइए। तो औरत जाकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। ये औरत कोई नहीं बल्कि रोद की बुआ जी थी, कनक ओबरॉय, जो शादी के बाद भी अपने नाम के आगे ओबरॉय लगाती थी। कनक रोद के दादाजी के भाई की बेटी थी, लेकिन उसकी नीयत पूरे ओबरॉय एम्पायर को हथियाने की थी। उसके साथ उसका बेटा नील और उसकी बेटी कृति और उसकी फ्रेंड नैना भी आए हुए थे। तभी कनक जी ने शिल्पी जी से कहा, क्या शिल्पी, तुमने बेटे की सगाई कर ली और हमें बुलाया भी नहीं? तो नयन ने हमें इनविटेशन कार्ड भेज दिया, वरना तो हमें शादी का भी पता नहीं चलता। क्या हम तुम्हारे लिए इतने पराये हो गए कि तुम हमें अपने बेटे की शादी में बुलाना भी नहीं चाहती? बुआ जी की बात सुनकर शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, वो सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। शिल्पी जी को अपने पति पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने कनक जी के यहाँ कार्ड क्यों भेजा, लेकिन अब वो घर आए मेहमान की बेइज्जती भी तो नहीं कर सकती थी। शिल्पी जी को अब ये डर लगने लगा था कि अगर रोद ने उन्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। तभी रुचि ने शिल्पी जी के पास आकर कहा, माँ, वो मेहंदी तैयार कर दी है मैंने, और कुछ काम हो तो बता दीजिए। तो शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, और कुछ काम नहीं है। तो रुचि ने कहा, तो मैं आउट हाउस चली जाऊं? तो शिल्पी जी ने कहा, हाँ, मैं सिर हिला देती हैं। वहीं कनक बुआ कब से रुचि को ही घूरे जा रही थी और नील तो रुचि को अजीब ही नज़रों से देख रहा था। रुचि के जाने के बाद कनक बुआ ने शिल्पी जी से कहा, यही तुम्हारी बहू है? तो शिल्पी जी ने कहा, नहीं, ये मेरी बेटी है। तो कनक बुआ ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं है। तो शिल्पी जी ने कहा, जी, ये प्रथम की कज़न है। तो कनक बुआ ने कहा, अच्छा, वैसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारा बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी शिल्पी जी की नज़र सीढ़ियों से आते हुए रोद पर जाती है। रोद को देखकर शिल्पी जी को टेंशन होने लगी थी, क्योंकि इस वक्त वहाँ कोई था भी नहीं रोद का गुस्सा शांत करने के लिए। वहीं नैना तो बस रोद को ही लगातार देखे जा रही थी। रोद को देख के उसके मन में काफ़ी कुछ चल रहा था। वहीं जब रोद की नज़र कनक बुआ पर जाती है तो गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ने लगता है। वहीं कनक बुआ तो रोद को देखकर बेशर्मी से मुस्कुरा रही थीं। तभी प्रथम
के साथ अभी और पात भी वहाँ आ गए थे। वो लोग कनक बुआ को देखकर समझ गए थे कि रोद इस वक्त कितने गुस्से में है। अच्छी बात यह थी कि आदि वहाँ पर नहीं था, वरना उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। तभी प्रथम ने रोद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स रोद, अपने गुस्से को कंट्रोल कर। तभी पात ने रोद के पास आकर कहा, रुद्र, गुस्सा करने से पहले सोच लेना, आज प्रथम की शादी का पहला फंक्शन है। आज तो प्लीज़ गुस्सा करके उसे खराब मत कर। बात की बात सुनकर रोद गुस्से में कनक बुआ की फैमिली को गोते हुए वहाँ से चला जाता है। रोद वहाँ से बैकयार्ड में चला जाता है। रोद का गुस्सा इस वक्त काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। वो बैकयार्ड में जाकर अपना सिगार जलाकर पीने लगता है। सब लोगों को पता था कि रोद का गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तभी अभि ने कहा, उसका गुस्सा शांत करने के लिए एक ही रास्ता है। तो प्रथम ने मना करते हुए कहा, नहीं, तू पागल है, हम उसे रोद के पास नहीं भेज सकते। तुझे पता है ना, रोद गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर उसने उसे हार्म कर दिया तो पात ने कहा, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। तो प्रथम ने कहा, ठीक है। तभी प्रथम ने शिल्पी जी से कहा, मॉम, रुचि कहाँ है? तो शिल्पी जी ने कहा, वो आउट हाउस गई है। तो तीनों भी उसी तरफ चले जाते हैं। प्रथम ने रुचि के पास जाकर कहा, रुचि, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रुचि ने प्रथम के साथ चली जाती है। प्रथम रुचि को लेकर बैकयार्ड की तरफ चला जाता है। तभी प्रथम ने रुचि से कहा, रुचि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। तो रुचि आगे बढ़ जाती है और प्रथम वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर पर रुचि को रोद वॉक करते हुए दिखाई देता है। तो रुचि के कदम रोद की तरफ बढ़ जाते हैं। रुचि रोद के पास जाकर रुचि एकदम से उसके हाथ से सिगार छीनकर फेंक देती है। ऐसे किसी के सिगार छीनने पर रोद का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। रोद गुस्से में आकर रुचि का जबड़ा कसकर पकड़ लेता है। रोद ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की? आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया। रोद की इस हरकत पर रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुचि के आंसू देखकर रोद रुचि को छोड़कर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं रुचि रोते हुए वहां से जाने लगती है। तो रोद रुचि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इस वक्त रुचि की पीठ रोद की तरफ थी। रोद ने रुचि के कंधे पर अपना फेस रखते हुए कहा, जान, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैंने अपना गुस्सा तुम पर उतार दिया, लेकिन क्या करूं, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो रुचि ने सिसकते हुए कहा, मुझे क्या पता आपको गुस्सा आ रहा था। मैंने वो सिगार इसलिए फेंका था क्योंकि स्मोक करना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ना ही गुस्सा करना अच्छा होता है। तो रोद ने रुचि को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, सॉरी, पर क्या करूं, इस वक्त कुछ ऐसे लोगों को देख कर आ रहा हूं जिन्हें देखकर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्सा तुम पर निकाल दिया। फिर रोद रुचि को अपनी गोद में लेकर वहां रखी बेंच पर बैठ जाता है। रोद ने रुचि के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? तो रुचि ने रोद से कहा, वो प्रथम भाई को मुझसे कुछ बात करनी थी, वही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं और अब पता नहीं वो खुद कहाँ चले गए। रोज सब समझ जाता है। प्रथम रुचि को उसके पास ही लेकर आ रहा था। तभी रोद रुचि से कहा, जान, मैं जो कहूँगा क्या तुम वो करोगी? तो रुचि रोद को देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रोद ने रुचि के फेस को देखकर कहा, अभी जो लोग घर पर आए हैं, तुम उन लोगों से दूर रहना, उन लोगों का तुम्हारे आसपास भी रहना सेफ नहीं है। रोद की बात सुनकर रुचि बिना कोई सवाल किए हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब रोद का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। रोद रुचि को अपनी गोद में बैठाए हुए उसे प्यार से
देख रहा था। वहीं प्रथम पाथ और अभी के साथ कुछ दूर खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। तभी रोद रुचि के होठों के करीब बढ़ जाता है। रोद को देखकर प्रथम ने कहा, ये आदमी अपनी हरकतों से सुधरने वाला नहीं है, कहीं भी शुरू हो जाता है। बेचारी मेरी बहन, पता नहीं इसे कैसे झेलती होगी। तभी पात ने कहा, यहाँ से चल, अगर रोद ने हमें यहाँ देख लिया तो हम उसे नहीं झेल पाएंगे, इसलिए हमारी भलाई यहाँ से जाने में ही है। पात की बात सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रोद तो बस रुचि को किस करने में खोया हुआ था। जब रुचि को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब जाकर रोद उसे छोड़ता है। रोद के छोड़ने पर रुचि लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर रोद ने रुचि के बालों को और उसके होठों को पास फैली हुई लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा, अब तुम रूम में जाकर तैयार हो जाओ, फंक्शन के लिए कुछ ही देर में गेस्ट आने वाले हैं। तो रुचि भी रोद के होठों को साफ करते हुए कहा, हाँ, और आप भी चलिए और चलकर रेडी हो जाइए। तो रोद ने कहा, हाँ तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो रुचि वहाँ से चली जाती है। रुचि के जाने के बाद कुछ देर में रोद भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रुचि पूरी तरह से रेडी हो जाती है। रुचि ने आज ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और हल्का सा मेकअप, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी कि तभी रूम का डोर खुलता है और रोद अंदर आता है। जब रोद रुचि को देखता है तो देखता ही रह जाता है। इस वक्त रोद को रुचि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रोद का मन इस वक्त रुचि को प्यार करने का कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी रुचि ने रोद के पास आकर कहा, आप भी हो जाइए रेडी, मैं आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं। तो रोद रुचि के फोरहेड पर किस करके बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं रुचि मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है। मेहंदी का फंक्शन गार्डन पर रखा गया था। रुचि वहां से सीधा आउट हाउस की तरफ चली जाती है। रुचि प्राची के पास पहुंचकर देखती है तो प्राची भी रेडी हो चुकी थी। वहीं दिया भी साड़ी पहनने में उलझी हुई थी। तभी दिया ने खींचते हुए कहा, ओ, ये साड़ी पहनना इतना मुश्किल क्यों है। तभी प्राची ने कहा, इधर आ, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, वरना तू इसी में उलझी रहेगी। और फिर प्राची दिया की हेल्प कर कर उसे रेडी कर देती है और फिर वो तीनों गार्डन की तरफ चली जाती हैं। सब लोगों की नज़र तो उन तीनों पर ही जैसे थम सी गई थी। वहीं दिया को देखकर एक पल के लिए आदि का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो लोग प्राची को वहां रखे सोफे पर बैठा देते हैं और फिर मेहंदी वाली प्राची के हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है। तभी आदि की नज़र कनक बुआ और उनकी फैमिली पर जाती है। उन्हें देखकर आदि को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आदि गुस्से पर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी रुद उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वहां जाने से रोक लेता है। तो आदि रुद की तरफ देखता है तो रुद ना में अपना सिर हिला देता है। आदि को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके रह जाता है। वहीं नील की नज़र रुचि पर थी, लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था। अगर रुद को इस बात की जरा सी भी खबर लग गई तो नील के इरादे रुचि को लेकर क्या है, तो उसे नर के दर्शन करवा देगा। वहीं रुचि और दिया दोनों ही अपनी ही धुन में मस्त थीं। तभी शिल्पी जी ने रुचि के पास आकर कहा, रुचि चलो तुम भी मेहंदी लगवा लो। तो रुचि और दिया शिल्पी जी के साथ वहां चली जाती हैं। इस फंक्शन में जितने भी लड़के थे वो सब रुचि और दिया को ही देख रहे थे, क्योंकि दोनों ही कमाल की लग रही थीं। रुद को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसकी बीवी को आंख उठाकर भी देखे, और ये बात पास में खड़े प्रथम पात और अभी भी समझ रहे थे कि रुद को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी अभी ने रुद से कहा, इतना भी जलने की ज़रूरत नहीं है, कोई तेरी बीवी को ले नहीं जा रहा। तो रुद ने रुचि को देखते हुए कहा, अगर कोई ऐसा करना भी चाहे फिर भी मैं उसे मुझसे दूर नहीं जाने दे सकता, खुद भगवान को भी नहीं। इस वक्त रुद की आंखों में रुचि के लिए
अलग ही जुनून नजर आ रहा था। वहीं रुचि मेहंदी लगवाने में बिजी थी। तभी मेहंदी वाली ने रुचि से पूछा, आपके हाथ में किसका नाम लिखना है? तो दिया ने मेहंदी वाली के कान के पास जाकर कहा, आप इसके हाथ में रुत लिख लीजिए, वो भी छुपाकर। तो मेहंदी वाली मुस्कुरा देती है। वहीं रुचि ने दिया की बात सुन ली थी। दिया ने धीरे से इसलिए बोला था क्योंकि उसके बगल में नैना और कीर्ति भी बैठे हुए थे, जिन लोगों को रुचि और रुत की शादी के बारे में पता नहीं था। उन्हें शिल्पी जी ने पहले ही बता दिया था कि किसी को भी रुत और रुचि की शादी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। वहीं रुचि के बगल में बैठी नैना रुत को देख रही थी कि तभी दिया मेहंदी की कोन उठाकर प्रथम की तरफ चली जाती है। दिया ने प्रथम को देखकर कहा, जीजू आप शगुन की मेहंदी नहीं लगवाएंगे? तो प्रथम ने कहा, नहीं। तो दिया ने कहा, कम से कम प्राची का नाम ही लिखवा लीजिए। तो प्रथम ने कहा, ठीक है लिख दो। तो दिया मुस्कुराते हुए प्रथम के हाथ पर प्राची का नाम लिखने लगती है। प्राची ने नाम लिखते हुए कहा, जीजू आपको पता है, ऐसा कहा जाता है जितना गहरा कलर मेहंदी का आता है उसके पार्टनर का प्यार भी उतना ही गहरा होता है। दिया की बात सुनकर प्रथम ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, फिर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रथम का बड़बड़ाना अभी ने सुन लिया था, जो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद दिया वहां से चली जाती है। दिया के जाने के बाद वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रुचि की मेहंदी भी लग चुकी थी। मेहंदी लगने के बाद रुचि गार्डन से मेंशन के अंदर जाने लगती है। रुचि अंदर जा ही रही थी, तभी नील एकदम से रुचि के सामने आ जाता है। नील को एकदम से अपने सामने देखकर रुचि डर जाती है। तभी नील ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल। नील की बात सुनकर रुचि पूरी तरह से इग्नोर करके जाने लगती है। उसे नील को देखकर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। वहीं नील को रुचि का इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। वो रुचि के पीछे जाने लगता है। इससे पहले रुचि के पास पहुंचता तब तक आदि रुचि के पास पहुंच गया था। आदि को देखकर नील वहीं पिलर के पीछे छुप जाता है। वहीं आदि ने रुचि से कहा, क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था? तो रुचि ने कहा, हाँ वो मुझे पानी पीना था। तो आदि ने कहा, रुकिए मैं आपको पानी पिला देता हूँ। तो आदि एक गिलास में पानी निकालकर रुचि को पिलाने लगता है। आदि को रुचि के साथ देखकर नील ने खुद से कहा, ये हर बार मेरे प्लान के बीच में क्यों आ जाता है? कभी कुछ करने जाओ तो ये पहले टपक पड़ता है। वहीं रुचि आदि के साथ वहां से चली जाती है। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था। अब तक सारे गेस्ट जा चुके थे। कनक बुआ भी अपनी फैमिली के साथ वहां से चली गई थी। अब बस घर के लोग ही बचे हुए थे कि तभी शिल्पी जी ने कहा, चलो अब तुम लोग भी खाना खाओ और अपनी बीवियों को खिलाओ। शिल्पी जी ने इतना ही कहा था तो रुद्र रुचि को गोद में उठाकर अंदर चला जाता है। रुद्र की हरकत पर रुचि को काफी शर्मा रही थी, लेकिन वो अपने इस बेशरम पति का कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। रुचि शर्मा कर रुद्र के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। रुद्र को ऐसे देखकर बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं रुद्र रुचि को ले जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। तभी रुचि ने रोज से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तो रुद्र ने कहा, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। अब चलो चुपचाप खाना खाओ। रुद्र भी रुचि के बगल में बैठ जाता है। बाकी सब लोग भी वहां पर आकर बैठ गए थे। प्राची प्रथम के बगल में बैठी थी और वहीं दिया आदि के बगल में बैठी हुई थी। तभी शिल्पी जी ने कहा, अब अपने अपने पार्टनर्स को खाना खिलाओ और खुद खाओ। सब लोग खाना खाने लगते हैं। रुद और प्रथम अपने वालियों को खिला रहे थे। दिया बाकी सबको खाते हुए देख रही थी, क्योंकि वो खाना अपने हाथों से नहीं खा सकती थी। तभी दिया की नज़र आदि पर जाती है, जो अपना खाना खाने में बिजी था। तभी दिया ने आदि को बुलाते हुए कहा, सुनो भाभी के देवर। तो दिया की बात सुनकर आदि ने उसे घूर कर देखा। फिर आदि ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है?
और मुझे ये भाभी का देवर बुलाना बंद करो। तो दिया ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो आदि ने कहा और मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं? तो दिया ने कहा तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प कर दूंगी। प्लीज़ मुझे खाना खिला दो ना, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी है। तो आदि ने हैरान होते हुए कहा क्या, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? तो दिया मासूम सा चेहरा बनाकर कहा प्लीज़ खिला दो ना, मुझे बहुत तेज़ों से भूख लगी है। भूखे को खाना खिलाने में तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पता नहीं क्यों दिया का क्यूट सा फेस देखकर आदि का दिल पिघल जाता है और वो चुपचाप दिया को खाना खिलाने लगता है। जब सबकी नज़र आदि और दिया पर जाती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो आदि दिया से ऐसे झगड़ रहा था जैसे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तभी दिया की नज़र सब लोगों पर जाती है। तो दिया ने कहा क्या हुआ आप लोगों को, आप भी खाना खाइए ना। कुछ देर बाद सब लोग अपना खाना खाकर उठ जाते हैं। तभी दिया ने उठते हुए मुस्कुरा कर कहा थैंक यू भाभी के देवान मुझे खाना खिलाने के लिए। दिया की बात सुनकर आदि फिर से चिढ़ जाता है। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता दिया वहाँ से भाग जाती है। तभी आदि ने उठते हुए कहा आजकल तो किसी की हेल्प करने का जमाना ही नहीं रहा। वहीं आदि की बात सुनकर बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं आदि चिढ़ते हुए वहां से चला जाता है। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और प्रथम प्राची को छोड़ने के लिए आउट हाउस चला जाता है। वहीं अभी को युक्ति की याद आ रही थी। युक्ति आज के फंक्शन में नहीं आ पाई थी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। आधे साई फैमिली भी कोई नहीं आया था। अभी का मन युक्ति से बात करने का कर रहा था। तभी अभी अपने रूम में जाकर युक्ति को कॉल करता है। युक्ति इस वक्त नॉवेल पढ़ रही थी। अपना फोन बजता देख युक्ति उठाकर देखती है तो उस पर अभी का नाम देखकर स्माइल आ जाती है। युक्ति जल्दी से फ़ोन पिक कर लेती है। उधर से अभी की आवाज़ सुनाई देती है हेलो। अभी की आवाज़ सुनकर ही युक्ति की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तभी अभी ने फिर से कहा क्या हुआ युक्ति, तुम ठीक तो हो? तो युक्ति ने कहा मैं ठीक हूँ सर, आपको कुछ काम था? तो अभी ने कहा नहीं, वो बस मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। तो युक्ति ने कहा हाँ सर, पहले से ठीक है। तो अभी ने कहा गुड, वैसे कल संगीत है तो तुम कल के फंक्शन में आ जाना। तो युक्ति ने कहा जी सर, मैं आ जाऊंगी। युक्ति से बात करने के बाद अभी कॉल को कट कर देता है। इस वक्त अभी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं रुचि बेड पर बैठी हुई थी। तो रूद ने रुचि से कहा सो जाओ, अब क्या पूरी रात ऐसे ही बैठोगी? तो रुचि ने कहा आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसे ही बिना चेंज किए सो जाऊं? पहले मैं अपनी मेहंदी सुखाऊंगी, फिर मैं कपड़े चेंज करूंगी, तब जाकर सोऊंगी। तो जाइए आप सो जाइए, मैं बाद में सो जाऊंगी। तो रूद ने कहा बस इतनी सी बात है कि तुम्हें अपने कपड़े चेंज करना है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और फिर रूद अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। रूद को अपने पास आता देख रुचि ने कहा आप करने क्या वाले हैं? तो रूद ने रुचि को खड़ा करते हुए कहा तुम्हारे कपड़े निकालने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो रुचि ने उससे दूर जाते हुए कहा नहीं, मुझे आपकी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में खुद चेंज कर लूँगी। रुचि रूद से इसलिए दूर जा रही थी क्योंकि उसे रूद के इरादे अच्छे से पता था। तो रूद एकदम से रुचि को कमर से पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो सीधा उसकी चेस्ट से जाकर टकरा जाती है। रूद ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा ऐसे कैसे, ज़रूरत नहीं है। फिर रूद एक झटके में रुचि का लहंगा खोल देता है और जाकर फर्श पर गिर जाता है, जिससे रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे शर्म भी आ रही थी, वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं रूद रुचि को पलट देता है। फिर उसने रुचि की बालों को साइड करके उसके ब्लाउज के भी खोलने लगता है। रुचि रूद की छुअन से सिरह रही थी।
वो इस वक्त आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। रुद्र धीरे धीरे रुचि के ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र रुचि को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है और खुद जाकर उसके बगल में लेट जाता है। जब रुचि को एहसास होता है तो अपनी आंखें खोल देती है। रुचि ने रुद्र को देखते हुए कहा, आपने मुझे कपड़े क्यों नहीं पहनाए? तो रुद्र ने कहा, कपड़ों की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही सो जाओ। इतना बोलकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है और रुचि की कमर को सहलाने लगता है। रुद्र के ऐसे करने से रुचि को अपनी बॉडी में एक अलग ही करंट लग रहा था। तभी रुचि ने रुद्र को रोकते हुए कहा, प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। तो रुद्र ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, क्यों? तो रुचि ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे कुछ कुछ हो रहा है। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने रुचि की तरफ देखते हुए कहा, और क्या मैं जान सकता हूँ क्या हो रहा है तुम्हें? तो रुचि ने मासूमियत से कहा, करंट लग रहा है। रुचि की बात सुनकर और उसका मासूम चेहरा देखकर रुद्र खुद को मुस्काने से रोक नहीं पाया। तभी रुद्र ने रुचि से कहा, तो क्या तुम्हें मेरा ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा है? तो रुचि ने कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी और सुबह मुझे जल्दी भी जागना है। तो रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, सो जाओ। इतना बोलकर रुद्र अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी कुछ देर बाद रुचि ने रुद्र से कहा, क्या कल आप मेरे साथ डांस करेंगे? रुचि की बात सुनकर रुद्र रुचि को देखने लगता है। तभी रुचि ने फिर से कहा, कल संगीत है और उसमें मुझे आपके साथ डांस करना है। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। रुद्र की बात सुनकर रुचि खुश हो जाती है और फिर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। अगली सुबह रुचि की नींद खुलती है तो उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो प्यार से उसे ही निहार रहा था। और फिर रुद्र ने रुचि की होठों पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जान। तो रुचि भी मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी रुचि उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो उसे ही देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। जब रुचि रुद्र की नज़रों का पीछा करती है तो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। रुचि ने रुद्र को देखते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हो। तो रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो मैं हूँ। तो रुचि ने रुद्र से मासूमियत में कहा, प्लीज़ मुझे पहनने के लिए कुछ तो दे दीजिए। तो रुद्र ने अपनी शर्ट देते हुए कहा, ये लो, इसे पहन लो। रुचि रुद्र की शर्ट लेकर जल्दी से उसे पहन लेती है और फिर वॉशरूम में भाग जाती है। वहीं रुद्र बालकनी की तरफ चला जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद रेडी होकर दोनों नीचे चले जाते हैं। वो लोग नीचे जाकर देखते हैं तो दिया और आदि हमेशा की तरह लड़ रहे थे और बाकी सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के थ्रू यह ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।